अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। क्या हाल चाल है बच्चों आप लोगों के। उम्मीद है बेटा आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई भरपूर तरीके से कर रहे होंगे बेटा। तो आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे और बेटा हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 43 है। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 को एंड किया था। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। और चैप्टर नंबर 7 जो है बायो एनर्जेटिक्स, तो उसका कुछ हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और जो टॉपिक हमारा 7.1 है बायो एनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ एटीपी, लेकिन आज हम थोड़ा सा बस इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे। तो उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट अगले लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बेटा। ओपन कर लें बुक्स, शाबाश। चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। उम्मीद है बेटा आपने बुक्स ओपन कर ली होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ चैप्टर नंबर 4 डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड चैप्टर नंबर 6 मेंशन द रोल ऑफ एंजाइम्स इन सेलुलर फंक्शंस। कहता है चैप्टर नंबर 4 में हमने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा कि जो सेल के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद हैं वो उसके फंक्शंस में कैसे काम करते हैं। तो कहता है अ लिविंग सेल एग्जिबिट्स सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज। सीजलेस का मतलब ना रुकने वाली। कहता है कि जो एक लिविंग सेल है उसमें ना रुकने वाली केमिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं। वी स्टडीड दैट सेल्स आर लाइक ओपन सिस्टम। कहता है सेल क्या होती हैं, सेल आर लाइक ओपन सिस्टम। ये एक एमसीक्यू है, मार्क कर लें इसको। सेल्स आर लाइक डैश ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या होता है बेटा, इसकी आगे डेफिनेशन आ रही है, देखें। सब्सटेंसेस आर एंटरिंग एंड लीविंग द सेल ऑल द टाइम्स। सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर होते हैं और सेल से बाहर निकलते हैं, इसलिए हम सेल को क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम कहते हैं। तो आगे चलें, कहता है इनसाइड सेल सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। कहता है सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो टूटते हैं और नए सब्सटेंस क्या होते हैं, बनते हैं। एनर्जी ड्राइव्स ऑल दीज प्रोसेसेस इन द सेल। कहता है एनर्जी जो है वो ये तमाम प्रोसेसेस को सेल के अंदर करवाती है, यानी एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी सेल प्रोड्यूस करता है, उस एनर्जी से फिर ये सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। कहता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी दो हालतों में, दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। वो कौन सी है बेटा, ये एमसीक्यू है आपके पास। वन है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये दोनों नाम है। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन डूइंग वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, तो वो कहता है कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो यूज होती है जब आप एक्टिवली काम कर रहे हैं, जाग रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो आपकी काइनेटिक एनर्जी काम कर रही है। ठीक है, फिर कहता है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपका सेल स्टोर करता है ताकि उसको फ्यूचर में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज किया जा सके। कहता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स एंड रिलीज एज काइनेटिक एनर्जी व्हेन दीस बॉन्ड्स आर ब्रेक। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, सेल बेसिकली जो एनर्जी है उसको दो हिस्सों में अपने अंदर रखता है, दो फॉर्म्स में रखता है। पहली फॉर्म है बेटा, हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेसिकली, अब जो हमने फॉर एग्जांपल हम फूड खाते हैं, ठीक है, वो फूड मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे मुख्तलिफ छोटे कंपाउंड्स में टूटते हैं, हमारे ब्लड में जाते हैं, हमारा सेल फिर क्या करता है, उससे एनर्जी बनाता है। वो एनर्जी बनाता है बेसिकली इसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में वो एनर्जी बना रहा होता है। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा दूं एटीपी का। ये देखें, अब ये एक एटीपी का स्ट्रक्चर है। तो ये जो आपको केमिकल बॉन्ड नजर आ रहे हैं ना फास्फोरस के दरमियान, ये बेसिकली एनर्जी है, ये हमारे मॉलिक्यूल एनर्जी स्टोर की है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये बॉन्ड टूटेगा एनर्जी रिलीज होगी, वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और उसको फिर हमारी बॉडी क्या करेगी, इस्तेमाल करेगी। ठीक है बेटा, तो यूं सेल जो है वो एनर्जी को यूज कर रहा होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। कहते हैं ये डेफिनेशन आ गई आपके पास, व्हाट इज बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कन्वर्जन, तब्दील होना इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें बायो एनर्जेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी का कैसे ट्रांसफर होता है, मतलब कन्वर्जन कैसे होती है, वो ट्रांसफर कैसे हो रही है। जैसे हम प्लांट्स खा रहे हैं तो प्लांट्स में एनर्जी कहाँ से, वो एनर्जी हमें कैसे जा रही है और वो कन्वर्ट कैसे हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, बायो एनर्जेटिक्स में। और हम ये पढ़ेंगे बाकायदा कि कैसे प्लांट से एनर्जी जो है प्लांट्स में कैसे आती है, प्लांट्स कैसे सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं केमिकल बॉन्ड्स के अंदर, और बॉन्ड्स फिर हमारी बॉडी में जाते हैं और हम उसको एटीपी पे कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। सारा हम इस चैप्टर में
पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना है कि एटीपी क्या होता है। लेकिन उस पे जाने से पहले आपको ये सारा जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है ये पता होना चाहिए। तो आगे चलते हैं बेटा, देखें लिखा हुआ है ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी बाय मेटाबोलाइजिंग द फूड दे ईट और प्रिपेयर। कहता है ऑर्गेनिजम्स जो है वो एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, वो जो फूड खाते हैं और जो फूड बनाते हैं उसकी मेटाबॉलिज्म से, मतलब उसको कन्वर्जन करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो उनको क्या मिलती है, एनर्जी है। वो कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, लिखा हुआ है फूड कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स बॉन्ड्स। कहता है फूड जो हम खाते हैं उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, मतलब जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे एनर्जी मौजूद होती है। व्हेन दीज बॉन्ड्स आर ब्रेकन डाउन अ लार्ज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज यूजुअली रिलीज्ड। तो जब वो बॉन्ड टूटते हैं तो बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम लोग फिर इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं सम ऑफ दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉन्ड्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स व्हाइल द रेस्ट एस्केप्स एज हीट। कहता है जो हम यूज कर लेते हैं, यूज करने के अलावा जो बाकी बच जाती है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एटीपी बना के हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो हीट के जरिए हमारी बॉडी से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। The potential energy stored in ATP is again transformed into kinetic energy to carry out life activities। अब वो जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी बॉडी ने ATP की फॉर्म में स्टोर की थी, अब जब हमें ज़रूरत होगी तो वो हमारी बॉडी उस ATP को ब्रेक करके उसको पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड कर देगी। तो जाहिर सी बात है, हम हर वक्त तो खाना नहीं खाते रहेंगे ना, तो इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, रिजर्व रखती है, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहती है। वो एनर्जी रिजर्वायर जो है वो ATP है, ठीक है। ATP एक एनर्जी करेंसी है जो हमें क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हम सांस लेते हैं, हम मूव करते हैं, पलक झपकते हैं, हर किस्म की मूवमेंट के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी हमें ATP से मिल रही होती है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एक दी हुई है, रिकॉलिंग लिखा हुआ है प्लांट एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड एल्गी प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इन्होंने फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा बता दिया। कहता है कि प्लांट और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और एल्गी आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का यूज़ करते हुए वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वेयर एज एनिमल्स, फंजाई एंड मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स भी कहते हैं, गेट प्रिपेयर्ड फूड। क्योंकि हम एनिमल्स और जो फंजाई है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेटिक नहीं है वो अपनी फूड नहीं बना सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन पे फीड करते हैं ताकि हम एनर्जी हासिल कर सकें। क्लियर है बेटा? तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास ये एक रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम बायो के लिहाज से इसको पढ़ेंगे, हमने केमिस्ट्री के लिहाज से तो पढ़ा था, बायो के लिहाज से पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस एंड ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। कहता है जो हमारी बॉडी में जो एक जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ एक लाइफ जो है ना, कोई भी जानदार ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, और उन प्रोसेसेस के में क्या होता है कि फ्लो ऑफ एनर्जी होती है। तो कहता है दिस फ्लो ऑफ एनर्जी कंप्राइजेस द एक्विजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड डीटी। कहता है ये फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये फ्लो ऑफ एनर्जी बनता है, टूटता है, यूज यानी जो एनर्जी हमें मिलती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो फिर क्या करती है, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मूवमेंट के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए फिर एनर्जी क्या होती है, इस्तेमाल करती है। For all life processes, oxidation reduction reaction, redox reaction are the direct source of energy। कहता है कि तमाम लाइफ प्रोसेसेस के लिए जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं, इनको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, वो एनर्जी का डायरेक्ट सोर्स हैं। वो कैसे हैं? कहता है रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन व्हाइल द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये आपने डेफिनेशन इसमें याद करनी है, आप लोगों को पहले भी याद होगी, बस ये आपने इसमें से करना है। तो आगे चलते हैं बेटा, देखें। कहता है इलेक्ट्रॉन कैन बी एन एनर्जी सोर्स। कहता है इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी सोर्स होते हैं, तो ये आप MCQ मार्क कर लें, इलेक्ट्रॉन कैन बी एनर्जी सोर्स। कहता है इट डिपेंड्स अपॉन देयर लोकेशन एंड अरेंजमेंट इन एटम्स। फॉर एग्जांपल कहता है व्हेन दे प्रेजेंट इन ऑक्सीजन दे मेक स्टेबल एसोसिएशन विद ऑक्सीजन एटम एंड आर नॉट गुड एनर्जी सोर्स, बट इफ इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रैग्ड अवे फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड अटैच्ड टू सम अदर एटम, फॉर एग्जांपल कार्बन और हाइड्रोजन, दे मेक अनस्टेबल एसोसिएशन, दे ट्राई टू मूव बैक टू ऑक्सीजन, when this happens energy is released। बड़ी अच्छी उन्होंने यहाँ पे बात की। वो कहता है कि जो एनर्जी का रिलीज है, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी के सोर्स हैं, कहता है वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन मौजूद कहाँ पे है। कहता है अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ मौजूद है तो वो ऑक्सीजन के साथ बड़ी टाइटली बाउंड, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो वो उसको छोड़ेगा नहीं, तो वहाँ पे वो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा।
लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मौजूद हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करेंगे ऑक्सीजन के पास। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग के ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो जाहिर सी बात है एक स्पीड होगी, उनकी एक मूवमेंट ट्रांसफर का रेट होगा, उससे क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इस तरह से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब वो कैसे रिलीज होती है, देखें बेटा, यहाँ पे कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, कहता है रिडॉक्स रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा था वो बेसिकली लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है। ठीक है, we know that hydrogen atom contains one proton and one electron. It means that when a molecule loses a hydrogen atom, it actually loses an electron. Oxidation हो गई. And similarly, when a molecule gains hydrogen atom, it actually gains an electron. ठीक है, वो कह रहा है कि हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है ऑक्सीजन के पास। अब किसी एटम ने ऑक्सीजन गेन किया है तो मतलब हाइड्रोजन गेन किया है, तो हाइड्रोजन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, रिडक्शन हो गई। अगर हाइड्रोजन लूज किया है तो उसने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, हाइड्रोजन लूज हो गया। तो देखिए यहाँ पे उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा, कि जब CO2 हमारे पास आती है, साथ आता है H2O और होती है हमारे पास सनलाइट, तो सनलाइट की वजह से और वाटर और CO2 का क्या होता है, रिएक्शन होता है, और हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे पास फूड बनती है, ये फूड स्टफ है, यानी जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के जरिए ग्लूकोज बन रहा है। अब इसमें क्या होगा, ये लाइट एनर्जी जो है बेसिकली वो प्लांट ने ये केमिकल बॉन्ड के अंदर ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इस जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, हम इस फूड को खाएंगे, जब हमारे फूड हमारे बॉडी में जाएगा, फूड हमारी क्या होगा, बॉडी में जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सांस लेंगे, ऑक्सीजन जाएगी, सेल्स क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे जिससे इस फूड स्टफ की मतलब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन मतलब वेरी गुड, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ से हाइड्रोजन एटम लूज होगा तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। देखें, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टफ टू रिलीज एनर्जी, और उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा ATP बनाने के अंदर, और फिर उस ATP का इस्तेमाल किया जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, केमिकल सिंथेसिस के लिए, बॉडी ट्रांसपोर्ट के लिए, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो हीट की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये है हमारे पास थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के किस तरह से होता है। बाकी ये ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जाम्पल बेसिकली डिटेल में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है और वो किस तरह से प्रोसेस होता है, किस तरह से एनर्जी स्टोर होती है और रिमूव होती है। तो एक और MCQ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। ATP was discovered in 1929 by Carl Lohmann and was proposed to be the main energy transfer molecule in the cell by the Nobel Prize winner Fritz Lipman in 1941। कहता है ATP जो है हमारे पास कार्ल ने डिस्कवर किया था, ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास फ्रिट्स था उसने क्या बताया कि जो हमारे पास ये है ATP, ये मेन एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल है एक सेल में, और लिपमैन कौन था, नोबेल प्राइज विनर था। ठीक हो गया, तो ये अलग अलग MCQ डिस्कवर इसने किया। एनर्जी सोर्स के बारे में किसने बनाया, फ्रिट्ज लिपमैन ने बताया। ठीक है बेटा, तो अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 44 में हम लोग जो है ATP सेल एनर्जी करेंसी के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।